नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी वक्त हो चला है गूंज का न्यूज 18 इंडिया पर। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम का, इसका एहसास हमें हो गया। हम लगातार आप सबके चैट्स और बातें भी पढ़ रहे हैं। जैसे शब्बीर कादगी साहब कह रहे हैं, गुड इवनिंग न्यूज 18 इंडिया की टीम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपके चैनल को हमेशा नंबर 1 रखे। पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं अवेटिंग फॉर गूंज। प्रशांत जी कह रहे हैं वेटिंग फॉर गूंज। पंकज जी, प्रदीप जी सब कह रहे हैं नमस्ते। प्रदीप जी कह रहे हैं रूबिका जी राम राम, अब नंबर 1 शो गूंज का इंतजार है, ये चेत साहब कह रहे हैं। बहरहाल आपके आगे भी हम लोग मैसेजेस इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा, लेकिन किस मसले पर चर्चा कर रहे हैं ये भी तो बताना आपको जरूरी है। देखिए, इस्लाम में जिस रमजान के महीने को सबसे पाक बताया गया और कल शब कद्र थी, बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उसी महीने में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला पश्चिम एशिया जंग का मैदान बना हुआ है, जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने बम बरसाकर की और फिर ईरान ने इस जंग की जद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, इराक, बहरीन सबको लपेट लिया। ईरान सऊदी अरब सहित 7 मुस्लिम मुल्कों पर हमले कर रहा है और पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड सुकून से ईद का वो त्योहार मना ही नहीं पा रहा। उसकी जगह मौत का साया नजर आ रहा है सबको। ये तो पश्चिम एशिया की बात है, फिर कह रही हूं जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब अपने पड़ोस के 2 देशों का हाल भी देख लीजिए, पड़ोस के एकदम। हाँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 16 मार्च की रात को एयर स्ट्राइक किया। यह हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर किया गया। हमले में 400 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो बम बरसा रहा है वो भी मुसलमान मुल्क ही है और जो मारा जा रहा है वो भी मुसलमान मुल्क है। अब अपने आसपास अभी इस वक्त देखिए सन्नाटा है एकदम। भारत में ये जो एक गैंग चलती है ना, एक ब्रिगेड जो चलती है, भारत को बदनाम करो ब्रिगेड, इन लोगों का खून गाजा के लिए खौल जाता है। ईरान पर हमले के बाद एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर एकदम लहूलुहान करने की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अफगानिस्तान में उन लोगों की मौत पर चुप हो गए। ये उम्मा नहीं है। इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद थे, वो उम्मा नहीं है। बेगुनाह जिनका इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो उम्मा नहीं है। सवाल यह है कि मुस्लिम एकता और उम्मा के नाम पर गाजा और ईरान के लिए आंसू बहाने वालों की आंखें आज क्यों सूखी पड़ गई हैं? अफगानिस्तान के मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं लग रहे। जब इसी अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा था तब तो बड़े ठाके लगाए जा रहे थे। अब उन्हीं लोगों के लिए दिल का दर्द खत्म हो गया। असल में ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है। ये सिर्फ काबुल के इस हमले को लेकर नहीं है, ईरान से लेकर गाजा तक आपको हर बार यह दिखाई देगा, जिसे आईना दिखाते हुए ईरान रक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने सभी मुसलमान मुल्कों को खुला पत्र लिख दिया। सेलेक्टिव आउटरीच पर वो सवाल करते हुए क्या लिखते हैं आप भी सुनिए। ईरान पर एक धोखेबाज अमेरिकी जायनिस्ट हमला हुआ और दुर्लभ और केवल राजनीतिक स्थितियों को छोड़कर किसी भी इस्लामिक देश ने ईरानी जनता का साथ नहीं दिया। ईरान बड़े शैतान और छोटे शैतान यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कुछ इस्लामी सरकारों का रुख पैगंबर के इस कथन के विपरीत नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को यह पुकारते हुए सुने कि ऐ मुसलमानों और वह उसकी मदद के लिए जवाब ना दे तो वो मुसलमान नहीं है? तो फिर ये कैसा इस्लाम है? ये खत लिखा गया है, ठीक है, एनएसए ईरान की तरफ से। ये पढ़ के मैंने आपको सुना दिया। ईरान खुद बता रहा है कि कोई भी मुसलमान मुल्क उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा हुआ है। नाउ कट टू हिंदुस्तान, आ जाइए। वो डायलॉग है ना, तुम कौन मैं खामखा। कहानी भारत में ये है बिल्कुल। इस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत खुलकर ईरान पर हो रहे हमलों पर दुख क्यों नहीं जता रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन ये लिखते हैं कि वो इंतजार में है कि भारत कब लिखित में ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा करे।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के महासचिव जयराम रमेश भारत को ब्राजील की दुहाई देते हुए ये पूछते हैं कि बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष इस बार भारत क्यों नहीं ईरान पर हमले के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करवा रहा है। मतलब ईरान पर हमले को लेकर पूरे मुस्लिम जगत में सन्नाटा है, लेकिन भाई लोग कहते हैं कि हमको यहां पर किसी भी कीमत पर आकर सपोर्ट दे देना चाहिए। इतनी बेचैनी इस वक्त दिखाई दे रही है इनमें, आखिर क्यों? वो भी तब जबकि दुनिया के हर इलाके में हालात अभी बदतर हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल हो रहा है। हमले की जद में पड़ोस के सभी अरब मुल्क आ चुके हैं। अफ्रीका में कई छोटे छोटे देश इस वक्त जंग में उलझे हुए हैं और भारत इन सब लड़ाइयों में बैलेंस एकदम दिखाई दे रहा है। कोई पक्ष नहीं तटस्थ, दूसरे पक्ष के साथ रिश्तों को कैसे संभाल कर चलना है, यह भारत से सीखा जाए। भारत ने ना यूक्रेन रूस जंग के दौरान अपने सबसे करीबी मित्र रूस का पक्ष लिया, ना उसने यहां पर ईरान के, इजराइल के, अमेरिका किसी का पक्ष लिया। भारत ने तब भी दोनों देशों को शांति का समाधान पर सलाह देते हुए आगे बढ़ने की सोची। अभी भी हालात आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जंग में हर पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, बातचीत की। इनफैक्ट राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बात की है, चाहे वो ईरान हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इजराइल हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान, कुवैत, कतर। सबसे जंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने बात की और पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जंग समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध नहीं, बुद्ध की भूमि से हम आते हैं। विपक्ष को ये सारी बातें समझ में आ ही नहीं रही। उन्हें तो ईरान पर हुए हमले पर भारत सरकार की तरफ से लिखित में निंदा चाहिए। दुनिया भर के मुस्लिम देश जो कर नहीं रहे हैं वो इनको हिंदुस्तान से चाहिए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल, गाजा ईरान पर आंसू बहाने वालों को अफगानिस्तान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले नहीं है? क्या ये मुस्लिम ब्रदरान नहीं है? क्या गाजा ईरान इसलिए मुद्दा है क्योंकि वहां मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम की लड़ाई है? विदेश नीति पर सवाल उठा रहे कांग्रेस के भी नेताओं से हमारा सवाल है कि किसे साधने की कोशिश हो रही है इन तमाम पोस्ट के जरिए। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक और रणनीतिक मामलों के जानकार जाहक तनवीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।